which is example 15-7 से हम start करते हैं. Again, we have a particle which is this 800 kg rigid pile being represented by alphabet P, जो कि sand के अंदर लगी हुई है. So this is the rigid pile P जिसके हवाले से बात हो रही है. It has a mass of 800 kg and it is driven into the ground using a 300 kg hammer which is being represented by H here. So ये hammer जो है इसकी मदद से आप ये जो rigid pile है इसको ground में जो है वो insert कर रहे हैं. The hammer falls from rest at a height of 0.5 meters from that pile and strikes the top of this pile. You need to determine the impulse which this hammer imparts on the pile. If the pile is surrounded entirely by loose sand, so that after striking, the hammer does not rebound off the pile. अब जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, या यानी हम अगर अब कॉमन प्रैक्टिस देखें तो जब आप हैमर या नेल का इंटरेक्शन देखते हैं तो हैमर जब नेल से टकराती है तो हैमर इज गोइंग टू रीबाउंड बैक. यहाँ लिखा हुआ है कि चूंकि दैट रिजिड पाइल पी इज बीइंग सराउंडेड बाय लूज सैंड, सो वंस दिस हैमर स्ट्राइक्स द पाइल इट डज नॉट रीबाउंड, रादर द होल सिस्टम व्हिच इज द हैमर एंड द पाइल आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर एंड मूव इनसाइड दिस सैंड विद अ कॉमन वेलोसिटी. हैमर जो है वो रीबाउंड नहीं कर रहा बल्कि पाइल के साथ स्टक होके वो दोनों चीजें सैंड के अंदर जो है वो कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रही हैं. सो यू नीड टू फाइंड आउट the average impulse which this hammer imparts on this pile. Okay, so how we are going to find it? Any idea? Sir, initial momentum of the system find करेंगे, final momentum of the system find करेंगे. Okay, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि हमें वो internal impulse find करना है. Internal impulse find करने के लिए मैं either hammer या pile की free body diagram इस interaction के दौरान की बना लूं तो मैं वो इंटरनल इंपल्स जो है वो डिटरमिन कर सकता हूँ. लेकिन उसमें वो इंटरनल इंपल्स डिटरमिन करने के लिए जरूरी है कि मेरे पास सिस्टम का फाइनल मोमेंटम जो है वो पता हो, कितनी वेलोसिटी से सिस्टम जो है वो इंटरेक्शन के बाद ट्रेवल करेगा. सबसे पहले तो मैं इसका मतलब है इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लूंगा सिस्टम पे, बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन. ऐसे ही है? यस सर. So since there is no external impulsive force acting on the system during interaction, जो भी force है वो internal force है जो hammer pile पे या pile hammer पे exert करता है. Since there is no external impulsive force acting on the system along the y-axis, so the system's momentum has been conserved along the y-axis. So we can apply the conservation of momentum principle on this system. But in order to apply that conservation of momentum principle, हमें हैमर किस वेलोसिटी के साथ आके पाइल को स्ट्राइक कर रहे हैं वो भी तो पता होनी चाहिए. Yes sir. So do we know that velocity or can we determine that velocity? No sir, we don't know, but we can determine from conservation of momentum. We can determine the velocity of the hammer with which it strikes the pile using which principle? Conservation of momentum. जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे या कोई और प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? फ्री फॉल भी कर सकते हैं सर. जी, हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं. वी कैन आइदर यूज वो जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स वाली जो इक्वेशंस थी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन इवन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, बट इक्वेशन ऑफ मोशन वुड गिव अस एक्सेलरेशन. उसको फिर हमें वेलोसिटी के साथ और एस के साथ रिलेट करना पड़ेगा. और देयर इज अनदर इजियर मेथड ऑफ फाइंडिंग दैट वेलोसिटी ऑफ हैमर विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द पाइल. सर प्रोजेक्टाइल? नो, हैमर की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है. सो v इन्वॉल्व हो गया, ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है, सो s इन्वॉल्व हो गया, हैमर का अपना वेट है, सो w इन्वॉल्व हो गया. सो फोर्सेस, वेलोसिटी और s, व्हाट शुड बी द डायरेक्ट मेथड? वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी मेथड्स ऑन दिस हैमर. Okay, now from in that work energy method, shall we apply the principle of work and energy or the conservation of energy principle? कोई non-conservative force है यहाँ? No sir. So since there is no non-conservative force acting on the hammer from its point where it is being released from rest to the point where it strikes the pile, चूंकि कोई non-conservative force hammer पे act नहीं कर रही, so you can even apply the conservation of energy principle on the hammer. So choice आपकी अपनी है. आप conservation of energy भी hammer पे apply कर सकते हैं, आप free falling वाला भी apply कर सकते हैं, आप चाहें तो equation of
मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं. लेट अस सपोज कि मैं हैमर के ऊपर अप्लाई करता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पोजीशन 1 जहां वो रेस्ट से रिलीज हो रही है टू पोजीशन 2 जो मैं डिफाइन कर रहा हूं जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द पाइल. सो इस पोजीशन 1 मेरी है व्हेन द हैमर इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द पोजीशन शोन. पोजीशन 2 मैं कहता हूं the position when it is just before striking the pile, और position 3 में कहता हूं when it is just after striking the pile. So I am applying the conservation of energy principle on the hammer between position 1 and position 2. So that principle says that T1 plus V1 should be equal to T2 plus V2, and since no elastic spring is being involved here, it means कि आपके पास जो potential energy आएगी वो basically आपके पास gravitational potential energy आएगी. So we can write it as Vg1 and Vg2 here. Okay, so this is the conservation of energy principle being applied on the hammer between position 1 and position 2. What should be the kinetic energy of the hammer at position 1 from where it is being released from rest? 0. So since the hammer is being released from rest at position 1, so the kinetic energy T1 should be equal to 0. Moreover, the datum is being defined at position 2. So हमने datum जो है वो position 2 के ऊपर define किया है. So it means के what should be the value of Vg1? Positive, negative? जी, gravitational potential of the hammer at position 1. Positive, negative? Positive. क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज पोजीशन 1 जो है वो पोजीशन जो डाटा में आपका उससे अबव लाई करती है. सो इट शुड हैव पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? mgh. So mgh 300 into 9.81 into h, which is 0.5. So this is going to be the gravitational potential of the hammer at position 1. Okay, what about the gravitational potential at the hammer at position 2? Zero. Zero because position 2 is being defined by our datum. So Vg2 हमारे पास 0 आ गया. T2 हमारे पास half mv2 square है. So once we solve it, we are going to get Vh2 to be equal to 3.13 meter per second. So the hammer is going to strike the pile with this much of velocity. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, let us suppose कि आप इसको free falling object वाली equation के साथ करना चाहते हैं, तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं आप? Under root 2gh. Yeah, so v square equal to v naught square plus 2g s वाली इक्वेशन आप इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है. थ्रू आउट द मोशन द हैमर इज अंडर अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो आप वो इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए फाइनल वेलोसिटी हैमर की निकाल सकते थे. तो आप अगर वर्क एनर्जी से कन्वीनियंट है वो यूज कर लें. अगर आप जो है वो सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन से कंसर्न है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ज्यादा फेमिलियर उसके साथ हैं. अगर आप ज्यादा फेमिलियर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इस पे हम वर्क एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं ना, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. यस सर. तो अगर आप वर्क एनर्जी क्या चाहते हैं उससे भी आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है. ओके, नाउ वंस वी हैव गॉट दिस वेलोसिटी, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? सर अब पाइल का देखें. क्या पाइल का क्या देखें? पाइल सिस्टम की सर और फाइनल वेलोसिटी. अब हम सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. So apply, since during that interaction there is no external impulsive force acting along the y-axis on this system, so we can say that the system's momentum has been conserved along the y-axis. So applying the conservation of momentum principle along the y-axis, taking positive side downward, the conservation of momentum principle says that mh vh2, which is the initial momentum of the hammer, plus mp vp2, which is the initial momentum of the pile, it should be equal to mh plus mp v3. Okay, so we have applied the conservation of momentum principle on the system during that interaction.
since there is no external impulsive force acting on the system during this interaction along the y-axis, so the system's momentum has been conserved. That is, the initial momentum of the system should be equal to the final momentum of the system. As far as the initial momentum of the system is concerned, जो hammer का momentum है वो हमें already known है, which is 300 into VH2 हमने find कर लिए 3.13. What about the initial momentum of the pile before striking? 0. Since the pile was at rest, so VP2 would be equal to 0. That will give us MP VP2 to be equal to 0. This should be equal to 300 plus 800, so 1100 V3. So once we solve it, the value of V3 comes out to be 0.854 meters per second. So this is the velocity with which both the hammer and pile, that is the system, is going to move inside the sand या start motion inside the sand. फिर जाहिर सी बात है sand का resistance और बाकी चीजें आएंगी जो इसके motion को slow कर देंगी, लेकिन the motion is going to start with this much of velocity. Okay, but still we haven't found the impulse which the hammer exerts on the pile or vice versa. So how we are going to find that impulse? सर दोनों बॉडी में से किसी एक को कंसीडर करके मोमेंटम की इक्वेशन यूज करेंगे. Okay, so in order to find out that internal impulse, we are going to draw the free body diagram of either the hammer or the pile, and then we are going to apply the principle of impulse and momentum on that free body diagram. So let us consider the free body diagram of the hammer. This is going to be the free body diagram in which the hammer के ऊपर जो resistance आ रहा है वो pile की वजह से हमने R के तौर पे show की है. So applying the principle of impulse and momentum on this hammer, the momentum of the hammer after the momentum of the hammer before striking, which is mh vh2 plus sum of all the impulses that are acting on the hammer during this interaction, should be equal to the final momentum of the hammer. Initial momentum हमें पता है 300 into this 3.13 आ जाएगा. Final momentum हमें पता है 300 into 0.854 आ जाएगा. जहां तक ताल्लुक ये impulses का है, so the only impulse which would be acting on the hammer is going to be this impulse R. So once we solve it, this R dt comes out to be 682.8 Newton second. Now this is the impulse, so its unit should be Newton second. अगर मैं आपको interaction का time से कह देता 0.5 millisecond है, so interaction का time दे देता तो you can find out the impulsive force as well. बट यहाँ चूंकि इम्पल्स हमें इम्पल्स फाइंड करने का कहा गया है, तो हमने जो है वो इम्पल्स फाइंड की जो कि न्यूटन सेकंड में यूनिट से. अगर मैं आपको 0.5 मिलीसेकंड दे देता तो आप इम्पल्सिव फोर्स डिटरमाइन कर सकते थे. वो कैसे करते? रिपीट करें क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. यहाँ आपने फाउंड किया कि व्हाट इज द इम्पल्स व्हिच इज बीइंग इम्पार्टेड बाय द हैमर ऑन पाइल और हैमर व्हिच कम्स आउट टू बी 682.8 न्यूटन सेकंड. However, if I give you that the interaction time of this hammer and pile is 0.5 millisecond, then can you determine that impulsive force? Yes, sir. Impulsive force, sir. Impulse तो force into time equal है, तो to time पे divide कर लेंगे. So we will divide this impulse by 0.5 millisecond in order to determine the impulsive force in terms of Newton. Is this point clear to all of you? यस सर. इसमें सर एक क्वेश्चन था, ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लॉजिकली अगर हम हैमर को पाइल पे स्ट्राइक करेंगे तो वेलोसिटी फिर फाइनल 0 होनी चाहिए ना? नहीं, क्यों 0 होनी चाहिए? फाइनल मतलब टिपिंग तो हो जाएगी, लेकिन फाइनल एट द एंड तो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं क्योंकि वो सैंड में पड़ा हुआ है. ठीक है. हम देखें, अभी हमने बात की, हमने जो पोजीशंस डिफाइन किए ना, हमने पोजीशन 1 डिफाइन की है फ्रॉम वेयर दिस हैमर इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. उसको हमने पोजीशन 1 के तौर पे डिफाइन की है. पोजीशन 2 इज द पोजीशन जस्ट बिफोर द हैमर स्ट्राइक्स द पाइल, एंड पोजीशन 3 इज द पोजीशन जस्ट आफ्टर हैमर स्ट्राइक्स द पाइल. सो इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग जो है उसके बाद जो पोजीशन है वो हमने पोजीशन 3 डिफाइन की है. हाँ, अगर हम आपके पोजीशन 4 डिफाइन करें, वो पोजीशन जिस पे जाके ये हैमर और पाइल जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, उसके लिए फिर हमें ये सैंड का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो तमाम चीजें जो है वो चाहिए होंगी. तो हम पोजीशन 3 डिफाइन करें. इट इज द पोजीशन जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ दिस हैमर विद दिस पाइल. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सो मच.
तो अगर हम पोजीशन 4 की बात करें कि कितना अंदर तक सैंड में ये जाएगी, फिर वो पोजीशन 4 में डेफिनेटली मोमेंटम 0 होगा, लेकिन फिर उसके लिए हमें सैंड का रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो पता होना चाहिए, उसकी मदद से फिर हम डिटरमिन कर सकते हैं. ओके सर. Okay, any other point which any of you would like to ask?